जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको भाग 3 की बात कर रहे थे, जिसको मैं अनुच्छेद 19 के बात कर दिए थे। अब हम अनुच्छेद 20 की बात करेंगे। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि यह जो है ये व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। इसको में कहा गया है पहला में कि एक गलती की एक सजा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई चोरी करता है, उसके बाद वह सजा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को एक ही बार उसकी सजा मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने की सजा वह जज द्वारा वह प्राप्त कर लिया है, वह सजा काट लिया है, उसके बाद उसको सजा दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बार वह गलती कर दिया उसके बाद फिर उसको सजा दिया जाएगा कि अगला बार तू चोरी किया था, फिर याद पड़ा जज को कि नहीं वो चोरी किया है, फिर उसको सजा दिया। नहीं, एक गलती की एक सजा होता है। उसके बाद कहा गया है कि गलती जिस समय वह करेगा उस समय जो जज के प्रावधान में जो लिखा जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा में जो उसके तरफ से जो धारा गलती किया है, जिस धारा पर, उस धारा पर जितनी सजा है वही उनको सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि उनका पहले की सजा जो चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता था वो पहले की सजा नहीं, और जो वर्तमान में जो नया कानून बनेगा उस आधार पर भी उसको सजा नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले का कानून और बाद के कानून पर उनको सजा नहीं दिया जाएगा। जैसे आज वह 2025 में या गलती किए हैं तो उनको 2025 में ही जो सजा का प्रावधान है वही सजा दिया जाएगा। जो अभी लिखा गया है, जो BNSS के तरह पहले चलता था CRPC पर, लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से यह लागू हो गया है कि दंड संहिता के जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। IPC के जगह पर BNS आ गया है। पहले भारतीय दंड संहिता चलती थी, अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है। पहले इंडियन एडिवेंस एक्ट चलता था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल गया है। इसलिए जो 1 जुलाई से पहले जो दंड संहिता पर कानून जो प्रावधान था, लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। जब हम 2025 में जो भी गलती करेंगे तो अभी जो गलती का प्रावधान भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में लिखा है उसी के प्रावधान पर हमको दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि वह पहले की दंड संहिता पर हमको कार्रवाई किया जाएगा। जिस समय हम यह दंड किए उस समय का जो नियम जितना सजा है उसी दौरान हमको सजा दिया जाएगा। इन्हें कि पहले और वर्तमान में आने वाली कानून पर जो बन गया है उस पर हमको नहीं, जो समय हम गलती किए हैं जिस समय, उसी समय की सजा का प्रावधान हम काटेंगे। पहले और बाद वाला पर हमको पर नहीं लग सकता है। अब उसके बाद होता है गवाही। अपना सेल्फ इंफॉर्मेशन, अपने बचाव के लिए आप गवाही दे सकते हैं। पुलिस अगर आपको बरियारी कहता है कि तुमने यह गलती किया है, तब अपने बचाव के लिए आप वहां पे गवाही स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे, आपसे जब जज पूछेंगे, तब आप जज के सामने बोल सकते हैं कि हम अपने दबाव में अपने हाथ से पुलिस अधिकारी के डर से हम ये सब काम किए हैं। इसलिए सेल्फ इंफॉर्मेशन के भी इसको में विवरण दिया गया है कि यदि कोई आपको दबाव पर कहता है कि तुम ही स्वीकार कर लो कि हम ये गलती किए हैं, जब आप जज के पास जाते हैं तो न वहाँ दरोगा न DM किसी की बात नहीं चलती है। सिर्फ वह जो आप जो गवाही देंगे उन्हीं को बात सुना जाएगा। और हम चाहे गलत दें तो उनको अधिकारी लोग को साबित करना है कि हम गलत गवाही दिए हैं। यदि हम गलती भी गवाही देते हैं जज के पास, अगर हम अपना मन से भी लिख लिए कि हाँ हमने सजा ये किया है, लेकिन हम जज के पास जाते हैं कि नहीं ये हमको बरियारी लिखवाए, वहां पे हम झूठ भी बोले तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि अधिकारी लोग का
काम होगा कि वो हमारा गवाही को झूठ साबित करे, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन हम अगर कोई अपने बचाव के चलते कोई बरियरी हमको मार रहा है, उस समय पुलिस के सामने हम गवाही लिखित रूप से स्वीकार कर भी लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जज के पास जाएंगे, हम जज के सामने यह कह देंगे कि हमको बहुत डराया धमकाया गया है, जिस पर हम यह गवाही हम लिखे, इसलिए सेल्फ इंफॉर्मेशन की भी सहायता इसको दिया गया है, स्वतंत्रता की बात किया गया है। जैसे एक गवाही की एक सजा, इसी को कहा जाता है संविधान के जज की डबल जीवार्डी। जैसे कोई भी कानून होता है उसका अलग नाम ही होता है, जैसे एक गलती की एक सजा, इसको हम न्यायालय के रूप में कहते हैं डबल जीवार्डी। और गलती जिस समय किए हैं उस गलती के समय में जो सजा है वो हमें दिया जाए, इसी को संविधान जज के थ्रू में कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्सो। एक्स पोस्ट फैक्सो इसका मतलब होता है कि जिस समय हम गलती किए हैं उसी समय की हमको सजा का प्रावधान है, वही सजा हमको दिया जाए। और गवाही का अपने सेल्फ बचाव के लिए, अपना बचाव के लिए झूठी गवाही अगर हम दे भी दिए हैं पुलिस के सामने, लेकिन जज के पास हम जाएंगे तो वहां हम बोल रहे हैं कि हम यह काम नहीं किए हैं, हमको धमका के ऐसे किए हैं, इसी को कहा जाता है जज की भाषा में सेल्फ इंफॉर्मेशन। सेल्फ इंफॉर्मेशन एक वर्ड है, इसमें कहा जाता है अपने बचाव के लिए गवाही आप दे सकते हैं, इसका प्रावधान दिया गया है। एक गलती की एक सजा का प्रावधान जो कहा गया उसको डबल जीवार्डी कहते हैं। और जो गलती जिस समय हम किए हैं उस समय की गलती का प्रावधान को लेकर एक्स पोस्ट फैक्सो इसे कहा जाता है। और अपना सेल्फ बचाव के चलते जो भी हम गवाही दिए हैं, इसी को न्यायालय की भाषा में सेल्फ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। हमको जीवन का भी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, इसीलिए धुआं देने वाली गाड़ियों पर सरकार रोक लगाती है और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर चालान काटती है। सरकार हमसे कहती है कि आपको जीने का अधिकार है, आपको जीना ही पड़ेगा, इसलिए हमको सरकार मरने नहीं देती है, इसीलिए गाड़ी चलाने हुए व्यक्ति को हेलमेट पहनने की बात करती है और धुआं देने वाली गाड़ी पर प्रतिबंधित करता है कि जब तुम धुआं वाले गाड़ी चलाओगे तो यह वायु में प्रदूषण फैलाएगी, प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होगा, इसी कारण से धुआं देने वाली गाड़ियों के बंद करते हैं। ये अनुच्छेद 21 के तहत बंद करते हैं और सरकार के हमारा जीवन का भी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। और 21 के काम में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी स्कूल भेजे। यह 86वां संशोधन 2002 में किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जितना बच्चा है उन लोग को पढ़ना चाहिए, जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में कहा गया है इनमें 3 प्रकार की गिरफ्तारी के संरक्षण की बात किया गया है। पहले जब हमें पुलिस पकड़ेगी तो FIR दिखाएगी, तभी हमें पकड़ सकती है। जैसे जब हमें कोई पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो सबसे पहले वह वारंट दिखाएगी। वारंट क्या होती है? वारंट जो मेरे विरोध में जो थाना में जाकर FIR दर्ज किया है वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वही दिखाती है जो हमारा वारंट के रूप में काम करता है। तो पुलिस किस आधार पर वारंट की काम करती है? जब कोई व्यक्ति जाकर अपना थाना में जब पहला रिपोर्ट लिखाता है कि फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, वही फाइल जो हमारा FIR हो जाता है। FIR वही जो हमारे लिए अब वारंट के रूप काम करती है। उसके बाद पुलिस जब हमारे घर आती है हमें पकड़ने, उस समय वह वारंट दिखाएगी और वारंट दिखाने के बाद हमें थाना ले जाएगी
और थाना ले जाने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर हमको न्यायालय पहुंचाना कर्तव्य रहेगा। यह दूसरा 22 के 2 में छूट दिया गया है। और तीसरा में कहा गया है कि अपना मनपसंद वकील आप रख सकते हैं। पहला क्या छूट दिया है गिरफ्तारी के संरक्षण में कि जब भी हमें पुलिस पकड़ेगी तो सबसे पहले वारंट दिखाएगी, वही बाद हमें गिरफ्तार करेगी। उसके बाद दूसरा संरक्षण दिया गया है कि गिरफ्तारी करने के बाद हमको 24 घंटा के अंदर हमें न्यायालय पहुंचाएगी। न्यायालय में अवकाश जो छुट्टी रहती है वो नहीं जुड़ता है और आने जाने का समय नहीं जुड़ता है, उसको घटाकर 24 घंटा के अंदर हमें न्यायालय पहुंचाएगी। और जब हम न्यायालय चल जाएंगे तो अपना मनपसंद हम वकील भी रख सकते हैं अपने तरफ से केस लड़ने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले आईपीसी धारा लिखा जाता था। जब हम केस डायरी में जो जो कांड किए हैं कि फलाना व्यक्ति, जब हमारे घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है तो केस डायरी में क्या लिखती है, अगल बगल पूछताछ करती है कि फलाना व्यक्ति इस तरह से काम किए हैं, फलाने व्यक्ति से झगड़ा किए हैं। जब वह व्यक्ति आसपास की रिपोर्ट वह केस डायरी में लिखते हैं, उसके बाद वह धारा लगाते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। वही चार्जशीट में पहले आईपीसी के धारा लगता था, लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से इसे खत्म कर इसके स्थान पर बीएनएस आ गया है, बीएनएस धारा आ गया है। इसके बाद वह बीएनएस के धारा पर वह हमें धारा बनाकर वह जज के पास भेजते हैं जो कोर्ट में जाती है के। अब आईपीसी के धारा पर बीएनएस हो गया। पहले भारतीय दंड संहिता चलता था, अब जो लागू हो गया भारतीय न्याय संहिता चल गया है। आईपीसी धारा किस अधिनियम पर काम करता था तो सन 1961 के अधिनियम पर काम करती थी, लेकिन बीएनएस किस अधिनियम पर काम करेगी, अब यह 2023 के अधिनियम पर काम करेगी। उसके बाद जब आईपीसी लागू हुआ था उसको में सीआरपीसी भी लगाया था, माने दंड संहिता। इस गलती के लिए कितना दंड का प्रावधान किया जाए, अब दंड संहिता को भी खत्म कर दिया गया है। अब उसके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। इसमें कितना धारा लगेगा, कितना सजा लगेगा, उसका प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा गया है। पहले गवाही के रूप में चलता था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब अभी उसके स्थान पर आ गया है भारतीय साक्ष्य संहिता। माने क्या आपका सबूत है, साक्ष्य का मतलब सबूत ही दिखा सकते हैं पेश के रूप में, वह उसके स्थान पर यह 3 बदलाव अब हो गया है। यह लागू 1 जुलाई सन 2024 को 12 बजे रात से यह लागू हो गया है। अब आईपीसी के धारा समाप्त हो गई है, सीआरपीसी के धारा समाप्त हो गया है, आईसीए का धारा जो साक्ष्य के रूप में वो भी समाप्त हो गया। यह तीनों अलग रूप में परिवर्तन ले लिए हैं। पहला बात करते हैं आईपीसी धारा की जगह पर स्थान ले लिया है बीएनएस, सीआरपीसी का स्थान ले लिया है बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान ले लिया है भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जगह ले लिया। पहले आईपीसी का धारा चलता था, यह 1861 के अधिनियम पर चलती थी, यह 1873 के अधिनियम पर चलती थी, यह 1872 के अधिनियम पर चलती थी। ये जो अब चलेगी यह 2023 के अधिनियम पर चलेगी, ये भी 2023 के अधिनियम पर चलेगी, ये भी 2023 के अधिनियम पर चलेगी। यह लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024 को यह लागू हो गया है, जो 12 बजे रात्रि से चालू हो गया है।
1 जुलाई 2024 से यह लागू हो गया है। इसमें गिरफ्तारी के संरक्षण की क्या बात कहा, पहले वारंट दिखाती है तब पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी करने के बाद दूसरे में कहा गया 24 घंटा के अंदर हमें न्यायालय पहुंचाएगी। उसके बाद जब वह न्यायालय हम चल जाते हैं, उसके बाद हम एक वकील का प्रावधान रखा गया है। वकील के प्रावधान वो हमारे तरफ से केस लड़ सकती है। और अगले वीडियो में आपको बात करेंगे कि अनुच्छेद 22 के तहत एक प्रावधान आता है निवारक निरोध अधिनियम।